स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली परीक्षा पीईटी के लिए अंग्रेजी के प्रश्नों का जिम्मा मैं लेता हूं। थोड़ा सा हालात सामान्य हो, बाकी शिक्षक आ जाते हैं तो मैं अन्य विषयों के लिए भी कोशिश करूंगा। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे आपको लगातार कुछ प्रश्न डाल रहा हूं। आप में से कुछ लोग रुचि के साथ उसको कर भी रहे हैं। जो शामिल हैं उनको फायदा होगा निश्चित रूप से। तो आइए, अपने वादे के अनुसार आने वाली इस परीक्षा के लिए मैं कुछ प्रश्न अलग अलग एरर के दृष्टिकोण से, वोकैब के दृष्टिकोण से, वर्ड पावर के दृष्टिकोण से, वन वर्ड के दृष्टिकोण से, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी आते हो, अनुमान ही है, पहली बार परीक्षा हो रही है तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पीछे देखिए कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। आइए इन प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं और आपके पास 60 सेकंड है। आप मेरे साथ पढ़ते चलें और देखिए ऊपर मैंने हेडिंग डाला है हाउ ग्रामर चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये भी मैं आपको लुइस सर की बुक से ही लेके आया हूं। वो बीच बीच में ग्रामर की सूचना भी देते हैं। चूंकि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही टिपिकल और रूटेड ग्रामर पूछा जाता है, लेकिन अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन की भाषा है, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। तो बहुत से नियम जो पहले लागू होते थे अब उनमें परिवर्तन आए हैं, दे हैव बीन चेंज्ड। कुछ ऐसे भी हैं कि उनके कुछ रिप्लेसमेंट आ गए, कुछ उनके विकल्प आ गए, बोलचाल में कुछ और प्रयोग होने लगा, लिखने में कुछ और प्रयोग होने लगा। तो मैं उन सब की चर्चा करूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको फॉर्मल इंग्लिश के साथ ही चलना है। ग्रामर बदलता है तो अगर पूरी कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती है तो फिर वो सही माना जाता है, और अगर नए वाले को एक्सेप्ट करने के बावजूद पुराने वाले के साथ मोह नहीं जाता, उसके प्रति प्यार नहीं जाता, फिर आपके एग्जाम में उसे फॉर्मल इंग्लिश कहा जाता है और उस फॉर्मल इंग्लिश को ही आंसर माना जाता है। ये दिमाग में रख करके डिस्कशन में शामिल होइए और देखिए, वी आर गोइंग टू सी हाउ ग्रामर चेंजेस। सो आई एम रीडिंग दीज क्वेश्चंस टू यू। फर्स्ट, क्विकली डिसाइड वेदर दीज सेंटेंसेज आर रॉन्ग और राइट। पहले आप ये तय कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस है लेट्स कीप दिस बिटवीन यू एंड आई। आपको जल्दी जल्दी सोचना अपना रिस्पॉन्स सही है कि गलत है, फिर हम चर्चा करेंगे। लेट्स कीप दिस बिटवीन यू एंड आई। 5 and 5 is 10. 5 and 5 is 10. Every one of his sisters are unmarried. Every one of his sisters are unmarried. Do you prophesy another world war? Do you prophesy another world war? Second one, fifth one, leave go of me. Leave go of me. आप जल्दी जल्दी से अपना उत्तर सोचते रहिएगा, फिर मिलाइएगा जब मैं बताऊंगा तो। If you expect to eventually succeed, you must keep trying. If you expect to eventually succeed, you must keep trying. So, I hope कि आपने मेरे साथ पढ़ते हुए अपने आंसर्स भी या तो नोट कर लिए होंगे या तो मन में रख लिए होंगे। रेडी हैं? अब चलते हैं डिस्कशन की ओर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक टेस्ट भी हो गया कि अगर ये 6 नंबर के परीक्षा में सवाल आते, हालांकि वहां 5 ही आएंगे, तो आप इसमें से कितने, अगर एरर के सवाल आते हैं, गलतियों के सवाल आते, तो आप कितना प्राप्त करेंगे इसका ध्यान रख के। आइए शुरू करें। आप तैयार हैं? देखिए जरा। तो बेटा जो पहला सेंटेंस है ये रॉन्ग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से सब के सब ने पढ़ते ही कहा होगा सर जी गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आया है? बिटवीन। बिटवीन बीच में, इट्स अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको पढ़े होंगे। इस पे चर्चा हुई थी कि प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। याद आया? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। टू मी होता है, टू आई नहीं। फॉर हिम होता है, फॉर ही नहीं। तो बिटवीन यू,
यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, यहां प्रॉब्लम नहीं है। बट आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। सो बिटवीन यू एंड मी, यहां पे गलती है, यहां आई की जगह मी होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेपोजिशंस के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। बिल्कुल सही, वहां पे देम होगा, हिम होगा, हर होगा, अस होगा, मी होगा। आपको ध्यान रखना है कि वहां पे अगर यू आता है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, अगर इट आता है तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और अगर कोई नाउन आता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, टॉम, एनी, तो नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्लियर है? आइए जरा, नाउ मैं ऊपर वाले को अब वाइप कर दे रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा लिखने का जगह मिलेगा, ठीक है ना? आप संभाल लीजिएगा। देखिए अब मैं पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी चर्चा हो गई। देखें जरा, अब जो है जो दूसरा सवाल है 5 and 5 is 10, क्या सोचा है आपने? सही की गलत? हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट है, सही है, इट इज करेक्ट। यहां पे इज का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। 5 and 5 is 10। लेकिन रुकिए, आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा, डोंट जंप टू द कंक्लूजन दैट इफ समबडी सेज 5 and 5 are 10 is wrong, गड़बड़ हो जाएगा। 5 and 5 are 10 भी करेक्ट है और 5 and 5 is 10 भी करेक्ट है। ग्रामरियंस कहते हैं कि यहां पर आंसर आप अपने लॉजिक से चुनिए। ग्रामर का नियम है कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़ते हैं और एक ही आइडिया, एक ही नंबर, एक ही वस्तु का बोध कराते हैं तो सिंगुलर होते हैं। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, हॉर्स एंड कैरियज इज, ब्रेड एंड बटर इज। आवाज नहीं आ रही है? चर्चा हुई है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, है ना? अब यहां आवाज कैसे आएगी आपकी? मेरी आदत है कहने की क्या आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आएगी, आप बॉक्स में लिख के बताइएगा। यह पढ़ाया गया है कि ब्रेड एंड बटर इज, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चर्चा हुई है ना? ये सब सिंगुलर होते हैं। तो जो लोग 5 and 5, 2 and 2, 3 and 2, 5 multiplies 5 वगैरह वगैरह को, खासकर मैथमेटिक्स के लोग उसको एक ही अंक मानते हैं। अगर आप उसको एक ही डिजिट मान लेते हैं कि दोनों मिलके एक डिजिट बन रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको सिंगुलर मानिए और इज का प्रयोग करिए। अमूमन मैथमेटिकल दुनिया में ऐसा ही किया जाता है। ओके, लेकिन अगर एक ये भी नियम है कि जब दो डिफरेंट थिंग्स एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होती है। आपने सुना है कि राम एंड श्याम आर गोइंग, अ बुक एंड अ पेन आर रिक्वायर्ड। आवाज नहीं आ रही है? बस आ रही है? सुनाई दे रहा है ना? आप पढ़े हैं द टीचर एंड द स्टूडेंट आर गोइंग, ठीक है ना जी? तो अगर हम 5 and 5 को 2 डिफरेंट नंबर्स माने तो यहां पे आर भी हो सकता है, और अगर हम दोनों को मिला के एक ही डिजिट माने, दोनों कॉन्सेप्ट कि दो एंड से मिलने पर एक हो जाते हैं, एंड से मिलने पे अलग अलग होते हैं, यहां वो दोनों कॉन्सेप्ट लागू होते हैं और वर्ल्ड वाइड दोनों को धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। यहां पर निर्णय आपको अपने मन से लेना है। इज है तो भी शुद्ध है, आर है तो भी शुद्ध है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? आगे चलें, देखिएगा जरा। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखो जरा, एवरी वन ऑफ हिज सिस्टर्स। अब ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये गलत है। क्या गलत है? यहां पर आर की जगह इज होना चाहिए, आर की जगह इज। अच्छा, यहां पर मैंने एवरी वन को अलग अलग लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां एवरी वन मतलब उसकी बहनों में से एक एक की बात हो रही है, संख्या बताई जा रही है। अगर इसको हम मिला करके एवरी वन लिखेंगे तो इसका मतलब ये प्रोनाउन हो गया, ये एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरी वन मतलब एवरीबडी, एवरी वन इज प्लेइंग अर्थात एवरीबडी इज प्लेइंग अर्थात सब। एवरी वन इज इक्वल टू ऑल, और यहां उसकी सभी बहनों की बात नहीं हो रही है, एक एक संख्या बताई जा रही है। तो पहले तो आप यहां पर अगर किसी का दिमाग गया हो तो मैं आपका स्क्रू पहले टाइट कर दूं।
कि एवरीवन मीन्स उसकी एक एक बहनें जो भी हैं, वो चाहे अब एवरी आया है तो दो नहीं होगा, आपको पता है कि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, तो उसकी कम से कम 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं या 5 बहनें, उन 5 में से एक एक बहन क्या है, अविवाहित है, अनमैरिड है, ये कहा जा रहा है। और ये जो एवरीवन इसका मतलब है ऑल, तो अगर वहां एवरीवन होता एवरीवन ऑफ हिज सिस्टर्स, इसका मतलब उसकी सभी बहनें अविवाहित हैं, अर्थ वही है, लेकिन वहां पर संख्या को डिनोट करने के लिए वन को अलग रखा गया है। तो एवरीवन और एवरीवन दोनों में अंतर है। यहाँ एवरीवन मतलब उनमें से प्रत्येक एक एक, और यहां एवरीवन का मतलब सभी। एवरीवन इज अ ब्यूटीफुल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल। ये चर्चा भी आपसे हो चुकी है क्लास में, आपके नोट्स में होगा, ठीक ना। अब बात आ गई, अब नियम क्या है बेटा, आपको बताया गया है कि जब किसी प्रेपोजिशन से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वहां पर पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहां पे एवरीवन, एवरी भी सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, यही सब्जेक्ट है, वर्ब इसी को फॉलो करेगी, इसलिए यहां पे आर की जगह इज होना चाहिए, ठीक है। यहां सिस्टर्स सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि अर्थ यही निकल रहा है कि उसकी सभी के सभी बहनें अविवाहित हैं, अर्थ यही निकल रहा है, लेकिन अर्थ पे नहीं जाना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे जाना है। स्ट्रक्चर कह रहा है कि एक एक की बात हो रही है। हाँ, ये दूसरी बात है कि आजकल एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी के लिए लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करने लगे हैं बोलचाल में, बातचीत में। हाँ, कलरफुल इंग्लिश में एवरीवन हैज देयर राइट, ऐसा लोग कहने लगे हैं, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करने लगे हैं, है ना। आप इसको न कहें तो अच्छा है, लिखें तो बिल्कुल नहीं, न बोले तो ही ठीक है, कुछ ज्यादा ही स्टाइल हो जाएगा वो, है ना। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा जो है कॉकटेल होने की जरूरत नहीं है। अब देखना जरा, डू यू प्रोफेसी अनदर वर्ल्ड वॉर, ये प्रश्न पूछा है, क्या आप एक और विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? आपको लगता है कि एक और विश्व युद्ध होगा? अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन वही है ना कि एक खराब घड़ी भी 2 बार सही वक्त देती है, याद है ना, ये बहुत मशहूर कहावत है, बहुत ही मशहूर। वैसे ही एक गलत सेंटेंस का भी मीनिंग निकलता है, तो मीनिंग तो निकल रही है, लेकिन बेटा जी लोग ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। क्या गलत है? द एरर इज हियर, ये गलत है, ध्यान से देखिए। यहां पर डू आया है न रे, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए ना। और ये प्रोफेसी नाउन है, प्रोफेसी। मैं ये सेंटेंस मिटा रहा हूं, यहां आपको लिख के दिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान समझिएगा। ये आपके वर्ड पावर में भी काम आएगा, एरर में भी काम आएगा, आम जीवन में अंग्रेजी बोलने लिखने में भी काम आएगा। ध्यान से, ये जो वर्ड है PROPHECY, प्रोफेसी, ये नाउन है, ठीक। और PROPHESY, प्रोफेसाई। Please listen to the pronunciation carefully, what I am saying. Listen to me. Prophecy, prophesy. This is verb. इसका मतलब प्रिडिक्शन। क्या होगा इसका मतलब? प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, संज्ञा है। और ये प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, वर्ब है। दोनों का डिफरेंस ध्यान से, प्रोफेसी, प्रोफेसाई। पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। प्रोफेसी, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। अंतर समझ में आ गया? अब बताओ, सेंटेंस राइट की रॉन्ग? रॉन्ग ना, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आई है, यहां पे वर्ब होनी चाहिए, लेकिन आपने नाउन का प्रयोग किया है। क्या गलती है? यहां इस सी की जगह एस होना चाहिए, एस होना चाहिए। गॉट इट? मजा आ रहा है? संभालिएगा चीजों को। अब ये आपकी पीईटी को ध्यान में रख के मैं कुछ ऐसे और लाने की कोशिश करूंगा, ये प्रॉमिस है। एक तो रहेगा ही, हर हफ्ते एक रहेगा, ठीक ना। देखना जरा, नेक्स्ट सेंटेंस, लीव गो ऑफ मी, रॉन्ग सेंटेंस, गलत है ये। अब इस सेंटेंस के बनाने के पीछे का लॉजिक समझिएगा।
एक्चुअली LEAVE लीव, लीव का मतलब होता है डिपार्ट, रवाना होना, और लेट का मतलब अलाउ करना। ये भी आप पढ़ चुके हैं। लीव मीन्स डिपार्ट, लेट मीन्स अलाउ। लेकिन इनफॉर्मली बहुत से लोग हैं जो, खासकर जो नेटिव पीपल हैं, जो थोड़े से अनसोफिस्टिकेटेड हैं, जो सोफिस्टिकेटेड भाषा में विश्वास शायद करते हो लेकिन शायद ना भी करते हो, इसको कहना ठीक नहीं होगा, जो अनसोफिस्टिकेटेड पीपल है, जो बहुत, जो हायर एजुकेशन में नहीं है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग नहीं है, वो लोग अमूमन अंग्रेजी एरिना में लीव और लेट को एक दूसरे का सिनोनिम्स मान बैठते हैं, ठीक ना। तो वो लोग लीव मी गो या लीव गो ऑफ मी, इसको आप लीव गो ऑफ मी की जगह, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको देख चुके हैं तो थोड़ा सा लिखने का मुझे जगह मिले। ये देखिए, लीव गो ऑफ मी या आप लीव मी गो, ये भी लोग बोलते हैं, और इसको बराबर किसके मानते हैं? लेट मी गो। ये दोनों को कुछ लोग एक मानते हैं, आप मत मानना। ये बेहतर है कि आप इसको प्रीफर करें, दिस इज प्रिफरेबल, दिस इज प्रिफरेबल, आप इसको प्रीफर करिए, इसको नहीं। तो आप भी कहिए लेट मी गो, लेट मी गो, लीव मी गो नहीं। और ऑफ तो बिल्कुल मत कहना, लेट मी ऑफ गो भी मत कह देना, न तो यहां पे ऑफ होगा और न तो यहां पे लीव होगा, इन दोनों की जगह लेट मी गो होना चाहिए। दिस इज द बेटर एक्सप्रेशन, रेदर से बेस्ट एक्सप्रेशन। क्लियर? आगे चले। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, यही बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ऊपर की चीजों को मिटा दे रहा हूं ताकि इस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। ये आशा करता हूं आप सब लोग संभाल लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आसानी रहेगी। ठीक है, ये देखिए, अब यहां पर ये जो अंतिम सेंटेंस है, ये सब संभाल लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। ये जो अंतिम सेंटेंस है, इफ यू एक्सपेक्ट टू इवेंचुअली सक्सीड यू मस्ट कीप ट्राइंग। इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इनफॉर्मली कहूं तो ये राइट है, लेकिन फॉर्मली कहूं तो ये रॉन्ग है। कंफ्यूज्ड? आप कहेंगे सर जी आप उत्तर दे रहे हैं कि हम लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सही भी है गलत भी है जी। मॉडर्न इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में आजकल इस तरह के सेंटेंसेस धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं, एक्सेप्टेड हैं। कुछ लेखकों ने तो लिखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश है, जो प्योरिस्ट हैं, जो सोफिस्टिकेटेड ग्रामेरियंस हैं, वो अभी भी ऐसे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आप किसी भी अच्छे ग्रामेरियन को पढ़ोगे, इवन प्रोफेसर लुइस भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं ऐसे वाक्यों के लिए कि जहां तक संभव हो इन्हें लिखने से बचें, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सच सेंटेंसेस। जहां तक संभव हो, कहीं मजबूरी हो तो बात दूसरी है। मैं तो कह तो रहा हूं कि बोलचाल में खूब चल रहा, बल्कि आजकल आप कमेंट्री सुने, रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ें तो आप इस तरह की भाषा खूब पाते हैं। लेकिन बचने की कोशिश करें। अब आप कहें सर जी इतना कुछ आप बोल गए, मामला क्या है पहले वो तो बताइए, हम लोग तब से बेचैन हुए जा रहे हैं कि आखिर कहां गड़बड़ी है हम लोग, तब से आप कथा सुना रहे हैं। थोड़ा सा बेचैन भी हो लो, तभी तो मजा आएगा ना। देखो यहाँ पे गलती कहाँ है, गलती यहाँ पे है मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना मुनिया लोग, यहां पे एरर है, ये ऐसे, ये एरर है। इसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। जिन लोगों को मैंने ऑफलाइन इन्फिनेटिव पढ़ा दिया है उनकी बाँछें खिल गई होंगी कि हाँ याद आ गया, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। ठीक है, टू इवेंचुअली सक्सीड, इसे कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। मामला क्या है देखो, इन्फिनेटिव क्या है बेटा, तो टू प्लस वर्ब, ये इन्फिनेटिव है। तो कायदे से होना चाहिए था टू सक्सीड। देख रहे हो ध्यान से ना, टू सक्सीड। लेकिन किया क्या गया, तो इस इन्फिनेटिव, इस टू और वर्ब के बीच में एक एडवर्ब जोड़ दिया गया। क्या? इवेंचुअली। इसको लिख दिया गया टू इवेंचुअली सक्सीड। ये देखो, अब ये दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट हैं,
ये इन्फिनिटिव है और ये फॉर्मल है। समझना बात को, ये अच्छी अंग्रेजी है। और ये क्या है? स्प्लिट इन्फिनिटिव है। यहां पे देखो मैं लिखा हुआ, ये क्या है? स्प्लिट इन्फिनिटिव है। और ये कैसा है? तो ये इनफॉर्मल है। अब इस पर लेकर अंग्रेजी में लड़ाई है कि इसको लिखा जाए कि ना लिखा जाए। तो तमाम लोग अब इसको लिखने लगे हैं। एक परंपरा बनी है कि आप इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब को रख दीजिए ना। जैसे टू डू की जगह टू कंप्लीटली डू, टू अटेस्ट की जगह टू डली अटेस्ट, बस आ रही है। अब एडवर्ब को बीच में रख देना, इसी को कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। लेकिन अच्छे कुछ पारंपरिक ग्रामेरियन कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। आप या तो कहिए टू एक्सेप्ट डली, टू सक्सीड इवेंचुअली, या इवेंचुअली टू सक्सीड। ये अच्छा माना जाता है कि आप एडवर्ब को इन्फिनिटिव से आगे या पीछे रखें, बीच में न रखें। बीच में रखने पर उसको स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष माना जाता है। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, आप इसमें एरर ढूंढिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। लेकिन बोलचाल में, इनफॉर्मली, अदरवाइज डेली लाइफ में स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। आप भी करो, बोलो, लिखो मत। सबसे अच्छा उपाय कि आप स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करो, स्पोकन इंग्लिश में करो, बातचीत में करो, लिखते समय मत करो। और आप चूंकि लिखित परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, इसलिए स्प्लिट इन्फिनिटिव अगर आता है तो वहां पे एरर बनाइएगा। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें एरर है, सामान्य बोलचाल भाषा के दृष्टिकोण से इसमें एरर नहीं है। मैं पहुंचा आप तक ठीक से? हां, कभी कभी स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करना मजबूरी होती है। जैसे मैं कहूं कि आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। और फिर मैं कहूं आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। ध्यान से सुनना, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। दिमाग में सेंटेंस बैठ गया? अब ये दोनों सेंटेंस सही हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि इसमें दोनों में अर्थ का अंतर है। ऐसे जहां पर मीनिंग का डिफरेंस बताना हो वहां आप स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली का मतलब है कि मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, पूर्णतया एक भी बात मैं नहीं समझ पाया। क्या कहोगे? आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। गॉट इट? लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट का मतलब ये बात मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई, अर्थात कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, आधा अधूरा समझा, टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। विद्वान कहते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में जहां पर यह डिफरेंस बताना हो, स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करना ठीक है, अदरवाइज आप इसके प्रयोग से बचिए। तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग, ये अब आपकी समझ पर है। जो मैंने आपको समझाया, या आप जो पढ़ते लिखते हैं किताबों को कंसल्ट करिए, वहां से देखिए। स्प्लिट इन्फिनिटिव इज फॉर्मली इनकरेक्ट, इनफॉर्मली करेक्ट। सो बातचीत में ठीक है, लिखने में बचे तो अच्छा है, सब लोग सलाह देते हैं। ठीक है, इस तरह से इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीजें आपके काम आ जाएं। 20 अगस्त को आप कुछ बेहतर करके आएँ तो मेरा सौभाग्य होगा। और लगातार इंतजार में हैं, देखो कब खबर आती है खुलने का। अब लगता है घड़ी आ गई है, 1-2 दिन जब भी लग जाए, तब तक आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, राय देते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, मिलते हैं एक और सेशन में, एक और मज़ेदार सेशन के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। थैंक यू।